नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में राजनीतिक घमासान अभी थमा नहीं है कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र की चिंता सताने लगी। राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर अचानक सीरियसनेस दिखाने लगे, जबकि महाविकास अघाड़ी के बनने से लेके अब तक राहुल गांधी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे थे। कांग्रेस की पूरी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो रातों रात इतना एक्टिव हो गई कि महाराष्ट्र में आपातकालीन बैठक बुलाना पड़ा और ये बैठक कांग्रेस के कहने पर बुलाई गई है। और राहुल गांधी ने रातों रात एक अपना दूत भेजा महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात किया। उसके बाद एक बंद लिफाफे में राहुल गांधी का संदेश लेके गया, जहां पर यह बताया गया था कि जो परिस्थितियां बन रही है उसमें महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और ये जो बंद लिफाफे में संदेश भेजा गया, उस संदेश का मतलब कुछ और था, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में कांग्रेस की समस्या नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एक दूसरी पार्टी यानी शिवसेना और कांग्रेस के अलावा जो शरद पवार है वहां पे, उनके बारे में भी उसमें संदेश दिया गया था, क्योंकि उनसे भी वहां की सरकार को खतरा है। और ये जो पूरे संदेश वहां पर भेजे राहुल गांधी ने, उसमें एक और चीज, जो एक और इंपॉर्टेंट बात थी, और वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कांग्रेस के कई युवा नेता महाराष्ट्र में बगावत करने पर उतारू हैं। और उसमें ये जिक्र किया गया है कि जो युवा नेता सबसे मुखर हो रहे हैं और जो लगभग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, उसमें 2 पूर्व सांसद और 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। 2 पूर्व सांसद, इसका मतलब है कि कांग्रेस के जो 2 पूर्व सांसद युवा नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, और एक युवा नेता जो पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। ये जो गुप्त संदेश भेजा गया, उसमें 2 जो पूर्व सांसदों का नाम सामने आ रहा है, वो हैं प्रिया दत्त और संजय निरुपम। संजय निरुपम पिछले जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तो वो खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी का मुद्दा बनाकर उन्होंने कांग्रेस की पूरी रणनीति का विरोध कर दिया था, पूरी योजना का विरोध किया था। और यहां तक कि चुनाव जब खत्म हो चुका था और उसके बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत मिल गया, तो उसके बाद भी उन्होंने सवाल उठाया था। और आखिरकार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन टूट गया और सरकार बनाने की कवायद की जाने लगी। तो उस समय भी संजय निरुपम ने कांग्रेस को सचेत किया था कि शिवसेना के साथ गठबंधन न करें, क्योंकि संजय निरुपम जानते हैं कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच के गठबंधन का असर क्या होगा। संजय निरुपम पहले शिवसेना में ही थे और शिवसेना को छोड़ के वो कांग्रेस में आए हैं। उन्हें कांग्रेस के बारे में ही पता है और शिवसेना के बारे में भी पता है, इसलिए ने बार बार उन्होंने सचेत किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके साथ साथ ये जो पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात आ रही है, वो हैं मिलिंद देवड़ा। मिलिंद देवड़ा भी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। वो युवा नेता हैं, मुंबई के पूर्व कांग्रेस चीफ रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और इस बीच जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता हैं, बुढ़ा जो ब्रिगेड है कांग्रेस का, उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दी थी और सबको एक एक करके नंगा किया था। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, तो उस समय अपनी हार को न देखने के बजाय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाया था, जिसके बाद मिलिंद देवड़ा थोड़ा नाराज थे। और उनके अलावा कांग्रेस के और दूसरे कई युवा नेता थे, उस समय उन्होंने नाराजगी दिखाई थी, जिसमें प्रणब मुखर्जी की बेटी भी शामिल थी। और ये जो मामला चल रहा था वो अब सामने उभर कर आने लगा है, क्योंकि प्रिया दत्त, संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा के अलावा महाराष्ट्र के एक और कांग्रेसी नेता जो हमेशा टीवी पे दिखाई पड़ते हैं, संजय झा, वो भी अब सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ समय से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। और ये जो बड़े चेहरे हैं टीवी पे आते रहे हैं, ये संजय झा, उनका महाराष्ट्र कांग्रेस में एक अच्छा खासा लॉबी है।
महाराष्ट्र के विधायक और जो और दूसरे कांग्रेस के नेता हैं उनसे उनका बढ़िया संपर्क है, बेहतर संपर्क है। तो ये जो 4-5 नेता कांग्रेस के हैं वो अचानक से एक लॉबिंग करते हैं और राहुल गांधी को इनके बारे में जानकारी मिलती है और उसके बाद राहुल गांधी अति सक्रिय हो जाते हैं, रातों रात अपना एक दूत भेजते हैं मुंबई और वो दूत कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ बैठक करता है और उसमें जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के चीफ हैं बाला साहब थोराट, उनके घर पे मीटिंग होती है और फिर वही नेता जो यहां से राहुल गांधी का संदेश लेके गया था वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी इस बात के लिए सचेत करता है और अचानक से महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों की मीटिंग होती है। इन तीनों पार्टियों की मीटिंग में कई मसले सुलझाए जाने की बात की जाती है जो सरकार बनने के बाद से अभी तक अनसुलझे रह गए थे। कांग्रेस हमेशा जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के ऊपर यह आरोप लगाती रही थी कि जो महाराष्ट्र में सरकार है उसमें कांग्रेस की भागीदारी तो है लेकिन उसके हाथ में कुछ मिला नहीं है। ये कुछ समय पहले भी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने मीटिंग की थी, बाला साहब थोराट के घर पर मीटिंग हुई थी। उसमें कांग्रेस के नेताओं ने, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस को कुछ मिल नहीं रहा है महाराष्ट्र में। यहां तक कि उनके जो मंत्री हैं उनको अपने मंत्रालय में खर्च करने के लिए पैसा जो चाहिए उसके लिए भी बार बार सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ता है, वित्त मंत्रालय के पास जाना पड़ता है और फिर एक छोटे छोटे रकम इनको इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। उनके फंड का भी इस्तेमाल करने का अधिकार कांग्रेस के मंत्रियों को नहीं है। ऐसे आरोप लगाए थे और बार बार जो एनसीपी भी कुछ समय पहले जो महाराष्ट्र में कुछ ट्रांसफर हुए थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर का, उसके लिए भी एनसीपी ने उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री है जो एनसीपी के पास है, अनिल देशमुख वहां के होम मिनिस्टर हैं, तो उनसे संपर्क किए बिना मुंबई पुलिस के कमिश्नर की बदली, उनका स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है। इस बात को लेकर भी एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बीच ठनी हुई थी। तो ये सारे मसले जो थे वो रातों रात सुलझाए जाने की बात की जा रही है और ये बात बताई जा रही है क्योंकि मसले सुलझे नहीं हैं। ये बताया जा रहा है राहुल गांधी ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है उसके बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहब थोराट के बीच बैठक हुई, तीनों पार्टी के नेता मिले और इस मीटिंग में कुछ चर्चाएं हुई, कुछ बातें हुई जिसमें एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी ये मान गई कि अब जो फिनांस मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता है कांग्रेस के मंत्रियों को, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अजीत पवार भी उसमें शामिल थे। अजीत पवार को यह निर्देश दिया गया कि आप भी इस मामले को देखें और जो जिस मिनिस्ट्री के पास जो फंड होना चाहिए वो फंड अवेलेबल कराएं, उनको दें, ताकि बार बार उनको अपने फंड के लिए फिनांस मिनिस्ट्री के पास न जाना पड़े। तो ये मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस के मंत्रियों को खुश करने की कोशिश की गई। दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे और एनसीपी के बीच भी बातचीत हुई, उसमें भी कुछ मसले जो थे इतने दिनों से चल रहे थे, पावर टसल जो था कि दोनों के पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल कौन कैसे करे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो भले ही एनसीपी के पास हो लेकिन उद्धव ठाकरे किसी भी स्तर पर मुंबई की कमांड, जो मुंबई पुलिस है उसका कमांड किसी भी स्तर पर एनसीपी को नहीं सौंपना चाहते हैं। उनकी अपनी मजबूरी है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुंबई पुलिस पर से उनका कमांड कमजोर हो गया तो फिर जो शिवसेना के कार्यकर्ता तांडव मचाते हैं वो नहीं मचा पाएंगे और उनके साथ समस्या होगी और उनके ऊपर जो शिवसेना के ऊपर एनसीपी का दबाव बना रहेगा। तो इस बात को लेकर भी दोनों के बीच जो टसल चल रहा था उसको भी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन बेसिक बात यह है कि ये सारे मसले अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं और सुलझाए भी जाएंगे तो ये शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहब थोराट मिलकर ये नहीं सुलझा सकते, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियों के अंदर गुटबाजी चल रही है। एक तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ भी मीटिंग करते हैं, कांग्रेस के साथ भी बैठक करते हैं और दूसरी तरफ वो
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी संपर्क में हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी सरकार गिरने की स्थिति में होगी तो वो पाला बदल लेंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शिवसेना के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस समय उनको लगेगा कि कांग्रेस के में गुटबाजी शुरू हो गई है, कांग्रेस के कुछ विधायक इस्तीफा देने वाले हैं और वो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा सकते हैं, क्योंकि संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, संजय झा, प्रिया दत्त, ये जो लोग कांग्रेस के बागी हो गए हैं कांग्रेस से, इनकी भी अपनी लॉबी है और कुछ विधायक इनके साथ भी खड़े हैं। जबकि महाराष्ट्र में जो स्थिति है, विधानसभा की स्थिति है, वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहुत अलग नहीं है। यहाँ कह सकते हैं कि राजस्थान से बहुत बेहतर स्थिति भाजपा की है वहाँ पर महाराष्ट्र में 105 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, जबकि शिवसेना के 56 और जो एनसीपी है उसके 54 और जो कांग्रेस है उसके 44 सदस्य हैं। ये सारे को मिला के भी अगर देखा जाए तो उसके बाद 29 विधायक जो हैं वो छोटी छोटी पार्टियों के हैं, जिसमें से मात्र 3 विधायक ऐसे हैं, दो पार्टियां हैं जिसके 3 विधायक ऐसे हैं जो लगभग ये माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उसमें से एक हैं AIMIM के 2 विधायक और दूसरे तरफ CPM के 1 विधायक। ये दोनों पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी है और दोनों पार्टियां उसके साथ नहीं जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि 2 विधायक AIMIM के हैं और 1 CPM के हैं, तो ये विधायक पाला बदल सकते हैं। इनके साथ एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो काम नहीं आएगा। दल बदल निरोधक के तहत, कानून के तहत इनको हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पार्टियों में 2 और 1 विधायक हैं। एक भी विधायक जाते हैं तो 2/3 नहीं बल्कि 50% का विभाजन हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो दूसरे CPM के 1 विधायक हैं वो कभी भी कहीं भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि राजस्थान में बसपा के 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उनकी सदस्यता बनी रह गई। तो उसके अलावा 27 विधायक जो हैं, जिसमें से इंडिपेंडेंट और एक जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके विधायक हैं, वो 27 विधायक किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, जिससे भाजपा के पास 132 विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा। जबकि वहां पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 13 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। और 13 विधायक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में जो स्थिति चल रही है उसमें टूट जाने के बाद 13 विधायकों का समर्थन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही डर राहुल गांधी को सता रहा था और इसीलिए महाराष्ट्र में अचानक से हलचल तेज हो गई और आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, जिसमें शरद पवार भी परेशान हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, कांग्रेस भी है। ये सारी पार्टियां जो है वहां पर सरकार बचाने की कवायद में जुट गई है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके कुछ नेता होने वाले हैं जो पार्टी, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस की पार्टी है, उसी को तोड़ने के फिराक में लगे हुए हैं। उनका संपर्क कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसकी सूचना राहुल गांधी को मिली और इसलिए राहुल गांधी अति सक्रिय हो गए हैं। तो ये स्थितियां जो बनी है उसमें शरद पवार कभी भी गेम कर सकते हैं और उनके ऊपर कांग्रेस की भी नज़र है और दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे की भी नज़र है। दोनों पार्टियां जो है वो देख रही है कि शरद पवार की अगली चाल क्या होगी, क्योंकि वो साइलेंट किलर हैं। वो कभी भी अपना पत्ता समय से पहले नहीं खोलते हैं। जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बात आई थी और शिवसेना विकल्प की तलाश कर रही थी, उस समय भी शरद पवार ने तभी अपने पत्ते खोले जबकि लग गया कि अब शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जाना मुश्किल है। शुरुआती दौर में उन्होंने बार बार ये कहा कि शिवसेना के साथ मिलकर हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, और अभी भी वही स्थिति है। वो बार बार मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार अटूट है और बोले 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं है जैसा बताया जा रहा है। शरद पवार का जो फडणवीस के साथ बातचीत चल रही है, वो बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है और ये संबंध उसी समय से है जब हम कृषि मंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हम बार बार गुजरात के दौरे पर जाते थे, जिसमें
उस वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका बहुत गहरा संबंध हो गया था। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारी बार बार मुलाकात भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों के बीच के अच्छे संबंध आगे भी बरकरार रहेंगे। तो ये स्थितियाँ जो चल रही है उसमें शरद पवार गेम चेंजर हो सकते हैं और इसीलिए राहुल गांधी भी डरे हुए हैं और उद्धव ठाकरे भी डरे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।